नमस्कार। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ में हम बात करेंगे। अ, अभी तक जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कंप्यूटर हम लोग किसे कहते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इन सब चीज़ों के बारे में हमने स्टडी की थी। अभी हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली सीपीयू के बारे में कि सीपीयू हम किसे कहते हैं और सीपीयू के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, उनकी क्या क्या वर्किंग है, उनके क्या फंक्शंस हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो किसी भी यूज़र के द्वारा कोई भी इनपुट डेटा दिया जाता है, तो प्रोसेसिंग के पश्चात हमें उसमें फाइनल रिजल्ट्स प्राप्त होता है। तो जो हमारा प्रोसेसिंग वाला पोर्शन है जिसके अंदर हमारे कोई भी यूज़र के द्वारा इनपुट डेटा एंटर किया जाता है और जो हमारी प्रोसेसिंग होती है, तो वो सारी की सारी हमारी जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है हमारी सीपीयू के अंदर। सीपीयू है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कह सकते हैं, यदि मुझे एक एग्जांपल से बताना हो कि यदि एक इंसान है उसके लिए जो उसका ब्रेन होता है, उसी तरह से हमारे कंप्यूटर है उसके लिए उसका जो सीपीयू है वही एक उसका ब्रेन का कार्य करता है। जैसे कि आप यहाँ पर एक कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पर मुख्य तौर पर तीन चीज़ों को डिवाइड किया हुआ है। एक है इनपुट डिवाइस, दूसरा है सीपीयू और थर्ड है आउटपुट डिवाइस। तो जो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं इनपुट वाला पोर्शन, इसमें हम कोई भी यूज़र के द्वारा जिस तरह का भी यूज़र वर्क करना चाहता है उस तरह का हम एक कोई भी इनपुट डेटा एंटर करते हैं, जो कि हम कीबोर्ड, माउस इत्यादि की सहायता से एंटर करते हैं। और जो आप यहाँ पर देख रहे हो सीपीयू, सीपीयू में मुख्य तौर पर यूँ तो बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स इनबिल्ट रहते हैं, लेकिन हम में यदि बेसिकली सीपीयू के बारे में बात करें तो इसके जो मुख्य तौर पर हम तीन प्रकार के जो कह सकते हो कि कंपोनेंट्स हैं उनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास सीयू जो कि कंट्रोल यूनिट है, सेकंड है हमारे पास एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और थर्ड है हमारी मेमोरी यूनिट। तो जो हमारे इसमें तीन इसके जो पार्ट्स हैं सीयू, एएलयू और मेमोरी, इनको अभी हम ब्रीफ में स्टडी करेंगे। और जो भी हमारे इनपुट के द्वारा जो भी एंट्री की गई डेटा की, वो सारी की सारी एंट्री हमारी जैसे ही एंट्री की गई उसके बाद जो भी हमारी प्रोसेसिंग होगी, वर्किंग होगी, वो सारी की सारी हमारी सीपीयू में होगी। एंड देन हमें फाइनल रिजल्ट है वो आउटपुट डिस्प्ले के ऊपर शो होगा। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। तो जो हमारी इनपुट डिवाइस है या फिर कह सकते हो इनपुट यूनिट है, वो हमारे कोई भी यूजर के द्वारा इनपुट डेटा जैसे ही दिया जाता है उसे एक्सेप्ट करती है, और जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो उन डेटाओं को एक्सेप्ट करने के बाद जो हमारा सबसे मेन वर्किंग रहती है कि जो हमारे इनपुट डेटा है उनको बाइनरी कोड्स में डिवाइडेशन किया जाता है, और जो हमारा इसमें डेटा है उसको हम मेन कंप्यूटर की मेन मेमोरी में सेंड करते हैं। मतलब जो भी हमारे पास यूजर है उसने जैसे ही हमारी इनपुट डेटा एंटर किया, तो जो हमारा सिस्टम होगा वो उस डेटा को क्या करेगा, बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट क्यों करेगा, क्योंकि हमारा जो भी कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी नंबर्स या कह सकते हो कि हमारे 0 और 1 की फॉर्मेट में ही वर्क करता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि हम कोई भी वर्क करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या है, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है, तो जो भी हम डेटा एंटर करते हैं उसको वो 0 और 1 की फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। और जब भी हमारा आउटपुट डिस्प्ले होगा तो वो क्या करेगा, 0 और 1 की फॉर्मेट में हमारे डेटा को वापस से यूजर की फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, जिसके लिए हम विभिन्न प्रकार के ट्रांसलेटर्स का उपयोग करते हैं। इसके बाद हमारा जो सबसे खास निकल के आता है इसमें सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारे कंप्यूटर का माइंड या फिर कह सकते हो कि मस्तिष्क भी कहलाता है, जिसमें हमारे जो भी सारे के सारे जो कंपोनेंट्स है वो आपस में एक सर्किट की फॉर्मेट में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। और जो भी हमारे इसके अंदर कोई भी निर्देश दिए जाते हैं, तो जो निर्देश हमें जिस प्रकार के यूजर से प्राप्त होते हैं उनके बिहार पर ही हमारे इसमें सीपीयू में वर्किंग की जाती है। यहाँ पर सीपीयू है, इसको हम मुख्य तौर पर तीन भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट जिसे हम सीयू भी कहते हैं,
सेकंड है हमारे पास अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसे हम ALU कहते हैं, एंड थर्ड है हमारे पास मेमोरी यूनिट जो कि MUB कहलाती है। तो CU है कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट है इसका सबसे मुख्य कार्य यही होता है कि जो हमारे कंप्यूटर है उसमें विभिन्न प्रकार के जो भी कंपोनेंट्स हम यूज कर रहे हैं तो उनको कंट्रोल और साथ ही साथ उनको आपस में मैनेज करने का कार्य हमारी CU कंट्रोल यूनिट करती है। जब कभी भी यूजर के द्वारा कोई भी निर्देश दिए जाते हैं तो ये हमारे जो भी निर्देश दिए जाते हैं तो उनको क्या करेगी, उनको मेमोरी है वहाँ से उनको डेटा को एक्सेस करना और जो हमारे विभिन्न जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उनसे जो हमारे सिग्नल्स हैं उनको रिसीव करने का कार्य भी करती है। जो CU है ये क्या करता है, हमारा जैसे यूजर ने हमारा कोई ऑलरेडी डेटा इस तरह का है जो हमारी मेमोरी में स्टोर है और यदि यूजर को उसकी आवश्यकता है तो जब कभी भी हमें उस डेटा को वापस एक्सेस करना है तो CU के द्वारा हम जो मेमोरी में डेटा स्टोर है उसको भी वहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा CU वाला पोर्शन है तो इसकी सहायता से हम जो भी हमारी मेमोरी है उसमें हमारे जो इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड जो भी डेटा है उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास निकल के आता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो ALU जैसे कि हमें इसके नाम से भी पता चल रहा है कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, तो इसकी सहायता से हम जो भी हमारे कंप्यूटर्स हैं उनमें हमारे जो भी मैथमेटिकली ऑपरेशंस हैं या फिर यूँ कह सकते हो कि जो भी हमारे मैथमेटिकल और साथ में लॉजिकली वर्क है वो सारे के सारे हम ALU की सहायता से ही करते हैं। जो हमारे इसमें ALU है इसमें मैथमेटिकली ऑपरेशंस तो हमारे इस तरह के होंगे जैसे कि कोई भी हमारे पास डिजिट्स हैं उनको हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इंक्रीमेंट करना है, ये सारे के सारे जो भी हमारे मैथमेटिकली ऑपरेशंस है और साथ ही साथ लॉजिकली ऑपरेशंस में ये हो जाएगा जैसे ग्रेटर देन हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। तो इस तरह के हमारे जो मैथमेटिकली और लॉजिकली दोनों प्रकार के जो भी वर्क होते हैं वो हम ALU के अंदर परफॉर्म करते हैं। जब कभी भी किसी भी यूजर है उसको कोई भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वर्क करना है तो उसमें हमारा जो CPU है उसमें CU क्या करेगा कि जो हमारा ALU वाला पोर्शन है उसको डेटा ट्रांसफ़र कर देगा और जो हमारा ALU वाला पोर्शन है उसमें डेटा के जो भी हमारा डेटा मिला है उसके रेफरेंस में प्रोसेस होने के पश्चात हम वापस से डेटा को रिटर्न करते हैं। और इसमें सबसे जो हमारा थर्ड है मेमोरी यूनिट जिसे कि हम MUB कहते हैं। तो मेमोरी में हम क्या करते हैं कि जब कभी भी यूजर के द्वारा कोई भी डेटा दिया जाता है उसको हम टेम्परेरी या फिर परमानेंटली स्टोर करते हैं। तो उस डेटा को हम टेम्परेरी या परमानेंटली जिस किसी भी जगह पर स्टोर करते हैं तो वही हमारी मेमोरी कहलाती है। लेकिन डेटा को हमें टेम्परेरी या फिर परमानेंटली स्टोर करना है तो वो हमारी जो मेमोरी है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि हमारा टेम्परेरी डेटा स्टोर हो रहा है तो उसको हम प्राइमरी मेमोरी में डिक्लेयर करेंगे और यदि हमारा कोई भी डेटा परमानेंटली स्टोर हो रहा है तो उसको हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो जो हमारे पास मेमोरी है उसका मुख्य कार्य यही होता है कि जो भी हमारे पास निर्देश या फिर डेटा प्राप्त हो रहा है तो उनको प्रोसेसिंग के पहले और बाद में पर्टिकुलर किसी भी जगह पर स्टोर करना। साथ ही साथ जो हमारे मेमोरी है इसका जो इंटरनल वाला पोर्शन है, इंटरनल मेमोरी से मेरा मतलब है कि जैसे कि आपने नाम सुना होगा रैम, रैम में हमारा कोई भी डेटा है सिर्फ टेम्परेरी स्टोर होता है। तो जब कभी भी हमारा कोई टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। साथ ही साथ इसमें हमारा कोई भी डेटा है उसको हम परमानेंटली स्टोर करते हैं तो उसके लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करते हैं। तो मेमोरी का सबसे मुख्य कार्य यही होता है कि जब कभी भी हमें कोई निर्देश या फिर डेटा प्राप्त होते हैं तो उनको हम टेम्परेरी या फिर परमानेंटली किसी भी जगह पर स्टोर करते हैं। साथ ही साथ जो हमारा टेम्परेरी डेटा है वो कुछ समय जब तक यह कह सकते हो कि हमारा सिस्टम ऑन है या पावर ऑन है तब तक ही वहाँ पर स्टोर किया हुआ रहता है। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी या फिर कह सकते हो परमानेंट मेमोरी है उसमें डेटा को हम लंबे टाइम या फिर जब तक यूजर चाहे तब तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके बेसिकली यानी कि क्या क्या वर्क है। तो जो हमारा CPU है इसका सबसे मुख्य कार्य ये भी है कि जो भी हमारे कंप्यूटर्स हैं उनमें उसके विभिन्न जो भी पार्ट्स हैं या फिर कह सकते हो जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं
उनमें डेटा को एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते टाइम उनको कंट्रोल करने का कार्य भी हमारा CPU के द्वारा किया जाता है। यूँ कह सकते हो कि जब कभी भी हमें कोई भी यूज़र के द्वारा निर्देश प्राप्त होते हैं, तो जो निर्देश प्राप्त होते हैं उनके ऊपर जो वर्किंग का कंट्रोल करने का कार्य है वो भी हमारा एक CPU द्वारा किया जाता है। सेकंड है इसमें कि जो हमारा CPU है इसकी सहायता से हम जो भी हमारे सारे ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने का कार्य भी करते हैं। थर्ड है इसमें कि CPU के द्वारा जो भी हमारे इनपुट के द्वारा डेटा या फिर यानी कि इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं तो उनको एक्सेप्ट करने का कार्य भी हमारा CPU वहाँ पर करता है। जब कभी भी यूजर के द्वारा कोई डेटा या फिर निर्देश प्राप्त होंगे तो सबसे पहले उनको CPU में ही एक्सेप्ट किया जाता है। फोर्थ है इसकी CPU वाला पोर्शन है, इसमें हमारा जो भी यूजर है उसके बिहाफ पर हमारी सारी की सारी प्रोसेसिंग होगी, वर्किंग होगी, लेकिन जो वर्किंग होने के बाद CPU की सहायता से ही हम उस डेटा को आउटपुट डिवाइस या कह सकते हो कि हमारा जो भी डिस्प्ले है उसके ऊपर शो करने का कार्य भी किया जाता है। हम कह भी सकते हैं कि CPU में जो भी हमारे यूजर है उसके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार वर्किंग होने के पश्चात हम डेटा को फाइनल रिजल्ट तक भी पहुंचाते हैं। साथ ही साथ जो हमारा CPU है इसमें हम जो भी प्रोग्राम्स हैं या फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करने के पश्चात उस डेटा को टेम्परेरी या परमानेंटली हम मेमोरी में स्टोर करने के लिए भी उपयोग में लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि CPU है उसमें हम डेटा को टेम्परेरी या फिर परमानेंटली स्टोर करते हैं, तो जो हमारा यूजर है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से हम उस डेटा को वहाँ हमारी मेमोरी में स्टोर करने का कार्य भी CPU द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ जो हमारा CPU है वो ये भी वहाँ पर डिसाइड करता है कि जो हमारा यूजर है उसके द्वारा हमें जो निर्देश प्राप्त हुए हैं तो जो हमारा डेटा है उसको हम टेम्परेरी या फिर परमानेंटली किस बेस पर वहाँ पर मेमोरी में स्टोर करने वाले हैं। साथ ही साथ जो हमारा CPU है इसके अंदर हम जो भी हमारे मैथमेटिकली और लॉजिकली रिलेटेड वर्क्स हैं उनको भी ऑपरेट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आउटपुट यूनिट के बारे में या फिर कह सकते हो कि फाइनल रिजल्ट्स के बारे में। तो जो आउटपुट यूनिट है उसकी सहायता से हम कोई भी हमारे यूजर के द्वारा जो भी वर्किंग की जाती है या फिर निर्देश प्राप्त किए जाते हैं तो उनका फाइनल रिजल्ट्स जिस जगह पर भी प्राप्त किया जाता है वो हमारे कहलाते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस की सहायता से सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के पास जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट होता है उसको हम शो कर पाते हैं या फिर देख पाते हैं। साथ ही साथ जो हमारे आउटपुट यूनिट है उसके बेसिक क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो भी मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास जो CPU के द्वारा जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं तो उनको एक्सेप्ट करने का कार्य हमारे आउटपुट डिवाइस या फिर आउटपुट यूनिट के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ जो हमारे पास आउटपुट यूनिट है इसकी सहायता से हम कंप्यूटर की मेन मेमोरी है उससे डेटा को रिसीव भी करने का कार्य करते हैं। अर्थात यूँ कह सकते हो कि जो हमारा CPU है और जो आउटपुट यूनिट है इनकी सहायता से हम डेटा को ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। कई बार हम लोगों को क्या है कि कुछ इस तरह की ऑपरेशंस होते हैं जिनकी कैलकुलेशंस पहले से हमारे पास मेमोरी में स्टोर की हुई रहती है, तो उन डेटा से मेमोरी से डेटा को एक्सेस करने के लिए भी हमें आउटपुट यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ जो हमारे पास आउटपुट यूनिट है वो हमारे जो भी बाइनरी कोड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो वो सारी की सारी वर्किंग हमारी 0 और 1 की फॉर्मेट में ही की जाती है। तो जो भी हमारे पास आउटपुट रिजल्ट्स शो होंगे तो उससे पहले हमारी पास आउटपुट यूनिट क्या करेगी कि जो भी हमारे पास जो सूचना है रिजल्ट्स हैं उनके जो बाइनरी कोड्स हैं उनको हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य भी करती है। अर्थात यूँ कह सकते हो कि जो हमारे बाइनरी कोड्स हैं या फिर जो कह सकते हो कि मशीनरी लैंग्वेज में जो भी डेटा है उसको यूजर की फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए भी हम आउटपुट यूनिट का उपयोग करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने बेसिकली डिस्कस किया कि हमारे CPU के बारे में। तो यूँ कह सकते हो कि जो हमारा CPU वाला पोर्शन है वो हमारे कंप्यूटर का सबसे एक मुख्य पार्ट होता है। इसकी सहायता से ही हम सारे के सारे हमारे ऑपरेशन से वर्क है या फिर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। थैंक यू।